हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उभरता हुआ भारत, उभरता हुआ भारत या उभरता हुआ इंडिया। आप कहेंगे भारत और इंडिया एक ही तो बात है। भारत और इंडिया, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे मैं इसका जिक्र करने वाला हूं। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मगर अमीरी और गरीबी के बीच की खाई क्या बढ़ रही है? 166 खरबपति हो गए, मगर 20 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे। 23 करोड़ दिन का 375 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमा भी नहीं पा रहे। देश के किसान हैं 27 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, यह भी सच है। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देश की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती, और सरकार ने हमें बताया भी कि इस साल हमारी विकास दर 7% रहेगी और आने वाले साल में 6 से 6.8% रहने वाली। वित्तीय घाटा जो 9% तक पहुंच गया था कोरोना काल में, फिर घटा 6.5% और अब अनुमान 6.4% पर आ गया। मगर क्या अच्छे दिन आ रहे हैं या आने वाले? क्या हम कर्ज ज्यादा ले रहे हैं? यह भी एक सवाल है। लेकिन एक तर्क यह भी है कि जन कल्याण योजना मोदी सरकार में ज्यादा शुरू कर, यानी एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ चमचमाता हुआ इंडिया है। लेकिन क्या इस बजट से आम आदमी के आएंगे अच्छे दिन? आज इसी पर करेंगे चर्चा। क्या वाकई में बजट इंडिया का होगा या फिर भारत का होगा? निर्मला के बजट से किसके आएंगे अच्छे दिन? कैसा होगा देश का बजट? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको 4 बयान देश के प्रधानमंत्री के सुनाते हैं, जब सदन के भीतर उन्होंने अपनी बात को रखा। कुछ ही घंटों के बाद बजट पेश होने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद। देखिए जरा क्या कुछ कहा था देश के प्रधानमंत्री ने। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है, और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है, और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट,
सिटीजन फर्स्ट, सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। तो बजट से आएंगे अच्छे दिन। कुछ ही घंटों के बाद बजट पेश होने वाला है और बजट की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, प्रदीप सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। डॉक्टर धनोज जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ संगीता शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रदीप जी आपके साथ करना चाहूंगा। सत्ता में आप हैं, उम्मीदें आपसे हैं, सरकार आपकी है, तो बजट देश वाला होगा या फिर चुनाव वाला होगा? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? नहीं, उचित सवाल है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं। और हम चूंकि सरकार में हमारी पार्टी है तो हम जवाब देंगे, हम बाध्य हैं जवाब देने के लिए। चुनाव है तो उम्मीद जताई जा रही है कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बजट जो हो वो चुनाव वाला हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय मोदी जी, हम ऐसे कामों को करने के लिए जाने जाते हैं जो कि केवल राष्ट्रहित में हो। देखिए, चुनाव आपने अगर कोई आर्काइव में देखा जाए तो मोदी जी का एक भाषण है और अटल जी का भी एक भाषण है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो बजट है वो राष्ट्र के लिए है। चुनाव तो हमारे कार्यकर्ता हर क्षण तैयार रहता है। हम जो देश की सेवा कर रहे हैं उन बातों को लेकर जनता के समक्ष जाते हैं। तो राष्ट्रहित वाला बजट होगा ये? जी, राष्ट्रहित का बजट होगा, चुनाव वाला नहीं होगा। हमारा काम राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट हमारी जो है पार्टी की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अंग है। तो हम उससे हिल कैसे सकते हैं? तो ये राष्ट्र वाला बजट होगा। राष्ट्र वाला बजट होगा। तो अजय अरोड़ा साहब, मैं एक छोटा छोटा कमेंट ले लूं फिर मैं आंकड़ों पर आऊंगा। अरोड़ा साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्र वाला बजट होगा, राष्ट्रहित वाला बजट होगा। अजय अरोड़ा साहब की आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर धनोज, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। क्या उम्मीद करें? कुछ ही घंटों के बाद बजट पेश होने वाला है, आएंगे अच्छे दिन? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आम से खास लोगों के लिए फायदा सोचा गया है, इसलिए मेरा शेर है बजट पे भी, और खास तौर पर मैं आपके लिए लाया हूं। लाभ लेने की चाह में है हर कोई, लाभ लेने की चाह में है हर कोई, है पैसा, बंगला, गाड़ियां, शोहरत और कारोबार भी, फिर भी टैक्स भरता क्यों नहीं। देखिए, सवाल है कि टैक्स, अभी आपने प्रदीप जी से पूछा, क्योंकि वो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कहा राष्ट्र का ये है। लेकिन देखिए, जब चुनाव जहां होता है ना, तो बजट में उन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाता चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो है सबसे बड़ी बात क्या है, इनकम टैक्स स्लैब, क्योंकि पहले जो 2.5, लेकिन इस बार जैसा सोर्स के अकॉर्डिंग टू सोर्स इंफॉर्मेशन कि 5 लाख तक पर स्लैब जो है छूट देने की सोच रहे। लेकिन एक आंकड़ा जारी किया गया है, ये डायलॉट ने हाल ही में जारी किया एक रिपोर्ट, उसमें कहा गया है चालू खाते के घाटे के बढ़ोतरी के लिए कुछ ऐसे वस्तुओं पर भी टैक्स बढ़ाने की
बात हो रही है, क्योंकि उसको देखते हुए मेक इन इंडिया जो 2014 में शुरू किया था और पिछले बजट में जो निर्मला सीतारमण ने भी एक प्रयोग किया था, उसको देखते हुए, क्योंकि उसका अपना एक धारणा है। हाँ। उसका धारणा ये है कि मेक इंडिया से उत्पाद होने वाले जितने भी गुड्स हैं उस पर टैक्स ज्यादा हो, क्योंकि वो हमारे इंडिया से बाहर जाए तो वहां से ज्यादा टैक्स बटोरे और उन टैक्सों से सरकार जो है भारत के अंदर रोड, बिजली, पानी, इन सब पर वो खर्च कर सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर स्टडी के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज, क्योंकि अभी हमारे देश में जो ज्यादा जनसंख्या के अनुसार कॉलेजेस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस फंडामेंटल नहीं, जनता ज्यादा उम्मीदें रखे ना रखे इस बजट से? बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, और उम्मीद पर खराबी उतर रही है सरकार। ये अच्छा। सोच के साथ, इस सोच के साथ, यानी आपको लगता है कि टैक्स में छूट मिलेगी? जी जी टैक्स में छूट मिलेगी। जी। ठीक। अजय अरोड़ा साहब जुड़ गए मेरे साथ। जी अरोड़ा साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं चला था आप जुड़ पाए। खैर, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि ये कह रहे हैं कि इस बार जो बजट होगा उससे अच्छे दिन आएंगे, उम्मीद है आपको कि नहीं? दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। ये मेरा उत्तर है। और अच्छे दिन कब आएंगे? 8 वर्षों में तो आए नहीं, 8-9 वर्षों में अब कब आएंगे? चलो हम प्रतीक्षा करते हैं। अगर अच्छे दिन की बात हो रही है, एक ट्राई और कर लेते हैं, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ ही घंटों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरोड़ा साहब, इतने ना उम्मीद और इतने निराश क्यों हैं आप? ये है हमारा अनुभव, जो पुराना अनुभव है उसके आधार पे बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तिलक जी, जो पुराना अनुभव है, जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ गई और जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के रेट कम हो गए, भारत में डीजल पेट्रोल के रेट अभी भी उतने ही हैं, मतलब इसमें घटाए नहीं गए। तो इसलिए हमें जहाँ तक उम्मीद की बात है, हमें कॉन्फिडेंस की बात है। पता नहीं क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, क्योंकि अनुभव जो हमारा बता रहा है इतने वर्षों का, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। आप कह रहे हैं कि हमें ना उम्मीद होना चाहिए? देखिए, मैंने तिलक जी ये बात की है कि अभी तक का अनुभव बताया। कल हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से अपील करते हैं, इस देश को विकास की ओर लेके जाएं। सिर्फ विकास का नारा ना दें, ऐसा बजट दें हम भी तारीफ करें। चलिए मैं आपको 2014 से पहले वाली दुनिया में लेकर चलता हूं, जो आपकी सबसे सुनहरी दुनिया थी। ठीक, तब तो अच्छे दिन थे ना आपके? बिल्कुल। हाँ, तो अरोड़ा साहब चलिए सोचिए, वापस वही दुनिया आ गई और अगर आपको बजट पेश करना हो तो सबसे मुख्य बिंदु आपका क्या रहेगा मौजूदा हालात में? बिल्कुल, जो देश गरीबी की रेखा से नीचे जा रहा है, जिस प्रकार से भोजन वितरण 80 करोड़ लोगों को हो रहा है, 130 गरीबी हटाओ का नारा तो आपने भी दिया था। बिल्कुल, मैं तिलक जी आ रहा हूँ आप पे। जी। 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि लोग आत्मनिर्भर हों। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, अब तिलक जी मैंने बात पलट दी, हम उम्मीद करते हैं कि देश के आवाम के अनुकूल बजट आएगा। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जो पुराना अनुभव है वो हमारा ठीक नहीं रहा। ठीक। संगीता शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है। संगीता जी, तो बजट पेश होने वाला है कुछ ही घंटों के बाद, सबकी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, और धनोज जी कह रहे हैं, डॉक्टर धनोज राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इस बार का ऐसा बजट होगा कि चमत्कार हो जाएगा। आप लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि अरोड़ा जी की तरह कि नहीं भैया कोई उम्मीद नहीं है, बात खत्म? देखिए तिलक भाई, आशा करते हैं कि जो डॉक्टर धनोज जी कह रहे हैं वो कल सत्य हो, और जब हम दोबारा डिबेट में बैठे तो डॉक्टर धनोज जी को भी बधाई दें और अपनी वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमण जी को भी हम बधाई दें कि ऐसा बजट पेश किया जो भारत की जनता के बहुत हित में था। एक महिला होने के नाते जो पिछली बार का बजट आया था तो कैसे रसोई पर मार पड़ी थी, वो इस बार ना हो। जब बजट आए तो महिलाओं को उसमें राहत मिले और जो सारे वर्गों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अभी पिछले
जो 3 बजट गए हैं वो भी हमने देखे हैं, और ये सरकार का अंतरिम बजट होगा क्योंकि 2024 में तो चुनाव ही आ जाएंगे। तो आपको लग रहा है चुनावी बजट होगा? देखिए, बिल्कुल चुनावी बजट ही हो सकता है क्योंकि 2024 में चुनाव जो है वो बिल्कुल बाहें पसारे खड़े हुए हैं। तो उनको नहीं, इस साल अंतिम बजट पेश करना है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव भी हैं। जी बिल्कुल, 9 राज्यों में भी चुनाव हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये चुनावी बजट होता है या जो मध्यम वर्ग की जनता है, जो निम्न वर्ग की जनता है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके हित का कितना ध्यान रखा जाता है। ये बजट ऐसा हो जो हितकर हो। आप थोड़ा सा लेट जुड़े। प्रदीप सिंह जी ने बताया हमें, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। वो वाला राष्ट्र हित नहीं जो आजकल न्यूज चैनल्स में चलता है, ये इनका वाला राष्ट्र हित है। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, इसलिए ये बजट जो होगा वो चुनावी बजट नहीं होगा। आई एम राइट प्रदीप जी? जी, इनको संदेह है, अरोड़ा जी को भी संदेह है। ये कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट लेकर आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सर देखिए, विपक्षी दल है, उनका अधिकार है अपनी आवाज को रखना और वो स्वतंत्र है। उस पर कोई ये तानाशाही व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है। वो असहमत होने के लिए हमारी उनसे सहमति है। वो सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। हाँ। तो हमारे बराबर है, वो संसद में वो भी है, संसद में हम भी हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे जो है अंक ज्यादा है, हमारे सांसद ज्यादा है, इसलिए हम सरकार में है। लेकिन क्या उनकी महत्ता कम हो जाती है? नहीं, उनकी महत्ता कम नहीं होती है। वो अपनी स्वतंत्रता, यही हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी बात है। आप मुद्दे पे आते हैं आर्टिकल सर। 19 मैंने चारों का पक्ष ले लिया। चलिए, वो तो असहमत हो सकते हैं। वो तो वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये बजट जी इंडिया का बजट होगा या भारत का बजट होगा? उस बात पे प्रदीप मैं जी अभी उस अपनी बात पे कायम हूँ कि ये राष्ट्र के लिए बजट है। और इंडिया और भारत की परिभाषा आप जो कह रहे हो, थोड़ा अगर विस्तार से बताएंगे तो उस पर चर्चा होगी। मैं बिल्कुल आंकड़ों के साथ ही बताऊंगा सर। मैं चमचमाते हुए इंडिया की तस्वीर भी दिखा रहा हूं और भारत की तस्वीर भी आपके सामने रखूंगा। मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं कि इंडिया का बजट आएगा या भारत का बजट आएगा? भारत के लिए बजट होगा। इंडिया और भारत आप जो है, मुझे तो नहीं लगता दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर आपके उसमें एक है अलग अलग है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन 6.5% 23-24 की है ना, ये हमारी रहेगी। और रिलेटिवली क्विक, जितनी जल्दी से हमने कोविड से अपने आप को पार पाया, आप दूसरी जगहों पे देखें जो विकसित राष्ट्र हैं। ठीक सर, आपने कहा कि मुझे इंडिया और भारत का मतलब समझाओ, तो मैं समझाता हूं आपको। जी बताएं। इंडिया और भारत का मतलब यह है, इंडिया चमचमाता हुआ इंडिया, ऊंची ऊंची इमारतें, स्मार्ट सिटी, मेट्रो है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और देश की उभरती हुई, दुनिया की उभरती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था, यह है इंडिया। 166 अरबपति, 166 अरबपति, यह है इंडिया, मेरा इंडिया। 20 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे, यह है मेरा भारत। 23 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते, यह है मेरा भारत। 10% आबादी 57% की कमाई की हिस्सेदार। कितनी? 10% आबादी 57% कमाई की हिस्सेदार, यह है इंडिया। और 50% वालों के हाथ आती है महज 13% की कमाई, यह है मेरा भारत। यह है भारत और इंडिया की परिभाषा। मैं गलत तो नहीं हूं प्रदीप जी? अब ये आपके विचार है, मैं उस पर एक जवाब देना चाहूंगा सर। देखिए क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको क्या आप इंडिया कह रहे हैं, बड़ी बिल्डिंगें, खूबसूरत स्मार्ट सिटीज, इन सब को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें भी हैं, जो कि मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो भारत और इंडिया की खाई है ये खत्म हो जाए। उन्हीं सड़कों से रास्ता गांवों तक पहुंच रहा है।
उन्हीं सड़कों से, उन्हीं मजबूत सड़कों से रास्ता गांव तक पहुंच रहा है। और ये जो बजट आने वाला है मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का, ये इसी इंडिया को गांव गांव तक पहुंचाएगा, समृद्धि सब तक पहुंचेगी। और ये जो देखिए क्या है कि सड़कों का महत्व मुझे इस कार्यक्रम में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसे स्थान पे है जहां पे कि इनके महत्व को छुटलाया नहीं जा सकता। मैं आपसे सिर्फ ये जान रहा हूं कि ये जो अमीरी और गरीबी की ये प्रदीप जी ये जो आंकड़े हैं, देखिए ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, ये बहुत हद तक आप इसे डिनाई नहीं कर पाएंगे। इसका आधार बता देता हूं, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं सरकार के तो नहीं है, ये आंकड़े किसने दिए? गायत्री होसबोले जी ने। अब कौन है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने वही आंकड़े लगभग दोहराए हैं, तो आप इसको काट भी नहीं पाएंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। सर मैंने काटने की बात भी नहीं कही, तो मैं कितना कह रहा हूँ कि तो सर मैं ये इंडिया और भारत की डेफिनेशन का जिक्र कर रहा था, आप नाराज हो गए इस बात पे। जो मजबूत सड़कें इंडिया में आपको दिखाई दे रही है वही भारत में पहुंचेंगी। और मुझे जो गरीबी रेखा के नीचे लोग 20 करोड़ लोग नीचे चले गए गरीबी रेखा के, मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूँ सर। लेकर के वो सड़कें पहुंचेंगी सर, मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूं जो 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। 80 करोड़ लोगों को तो अनाज हमारी सरकार दे रही है। पहुंचने के लिए सड़कों की महत्ता को आप नहीं मानेंगे सर। सर सड़कों की महत्व का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए लोग। सरकार का जो प्रयास है कि सब तक पहुंचे, अंत्योदय तक, आखिरी व्यक्ति तक की विकास योजनाएं पहुंचे। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी, पानी हर घर तक पहुंचाने का संकल्प है। विपत्ति काल आया, इतनी विश्व उथल पुथल और परेशानियों से गुजरा, 80 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाया गया। अगर इसमें अगर किसी को प्रश्न है तो मैं उसके प्रश्न करने की क्षमता पे सवाल नहीं करूंगा। ओके प्रदीप जी, मैंने गरीबी रेखा से नीचे गए लोगों का जिक्र किया जी। आपने इंडिया और भारत का मतलब मुझसे पूछा था, मैंने उसका जिक्र किया। अजय अरोड़ा साहब, प्रदीप जी की बात तो बहुत हद तक सही है ना। सामाजिक क्षेत्र में सरकार पैसा खर्च कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर अन्न सरकार दे रही है, अनाज सरकार दे रही है, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दे रही है, तो सामाजिक क्षेत्र में तो पैसा खर्च कर रही है ना सरकार, कि नहीं? तिलक जी, 80 करोड़ लोगों को जो भोजन वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना चाहिए कि हम किस गति से देश कहाँ जा रहा है हमारा। हमें आत्मनिर्भर बनना है तिलक जी। जहां तक प्रदीप जी सड़कों की बात की, सड़कें भी जरूरी हैं, रोजी रोटी भी जरूरी है। जो 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए, उनको भी उभारना है। हमारे को रोटी पहले चाहिए, सड़कें भी चाहिए, गांव भी चाहिए, पानी भी चाहिए। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की बात को काट नहीं रहा, मैं इतना सामाजिक क्षेत्र ना मैं आंकड़ा रख देता हूं। सामाजिक क्षेत्र में जो खर्च था साल 2023 में 21,30,000 करोड़ के आसपास, ठीक 21,30,000 करोड़ के आसपास सामाजिक क्षेत्र में सरकार ने खर्च किया है। अब आप कहेंगे इसका तुलनात्मक अध्ययन क्या है? 2016 का भी एक आंकड़ा है, तब उस वक्त सिर्फ 9,10,000 करोड़ रुपया सामाजिक क्षेत्र में खर्च होता था, यानी कि 2 गुने से ज्यादा सरकार सामाजिक क्षेत्र में खर्च कर रही है। अजय अरोड़ा साहब, ये आंकड़े झूठे तो नहीं है? लेकिन तिलक जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमें धरातल भी देखनी हो, और अभी जिस प्रकार से बेरोजगारी, हमें यह भी देखना पड़ेगा, महंगाई और बेरोजगारी। और बजट इस प्रकार आना चाहिए कि दोनों समस्याओं का समाधान हो। मैंने जैसे डीजल पेट्रोल की बात की, क्रूड ऑयल हमें किस रेट से मिल रहा है प्रति बैरल, और डीजल पेट्रोल का रेट क्या है? रसोई गैस का सिलेंडर 1100 रुपए, 1072 रुपए। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि महंगाई की मार किचन पे पड़ी, और किचन पे आपने सामाजिक क्षेत्र में जो आंकड़े दिए, बिल्कुल ठीक आंकड़े दिए। आप झूठे आंकड़े बिल्कुल नहीं देते। हम आपकी बात आपके चैनल पे जब डिबेट करते हैं, आप आंकड़ों के साथ बैठते हैं, लेकिन धरातल पे दिखना चाहिए। हमें जो बेसिक नीड है, धरातल पर क्या नहीं दिखाई दिया आपको? कोरोना की वैक्सीन फ्री नहीं लगी, अनाज मुफ्त नहीं दिया जा रहा, देखिए क्या आपको धरातल पर नहीं दिखाई दिया? फिर मैं पूछूं प्रदीप जी से। प्रदीप जी जी, वो कह रहे हैं धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
अब सर देखिए, धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर राहुल जी जो है कश्मीर तक पहुंच गए, वो धरातल नहीं होता तो कैसे पहुंचते? एक अपने आप में ही इसका हो जाता है ना। मतलब कश्मीर तक पहुंच गए राहुल गांधी, मैं समझा नहीं, हर सवाल का जवाब राहुल गांधी कैसे हो जाता है सर? राहुल जी सुरक्षित वहां पहुंच गए, उनकी यात्रा बड़ी अच्छी बीती। ये मैं नहीं कहता, कांग्रेस वाले लोग कहते हैं। अगर धरातल पे वो सड़कें मजबूत नहीं होती, वो सुरक्षा नहीं होती, तो क्या राहुल जी पहुंच पाते वहां तक? तो मुरली मनोहर जोशी जी जब गए थे तब क्या था? तब की स्थिति और अब की स्थिति देखिए, आज तिरंगा लहरा जाता था, तब नहीं, वहां बिल्कुल पाकिस्तान लहराएंगे के झंडे सर, लहराए जाते थे। कश्मीर हमारा, हम तिरंगा लहराएंगे। तो उस समय जिस समय जोशी जी गए थे, उस समय क्या स्थितियां थी, उस पर भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। हाँ, तो सर मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था का मसला है, इसमें राहुल गांधी जी की एंट्री कहाँ से ले आए आप? मैंने आपने प्रश्न किया ना कि धरातल पर दिख नहीं रहा है, तो नहीं, मैंने वही प्रश्न किया जो अरोड़ा साहब कह रहे थे, कह रहे धरातल पर दिखा दो। मैं इनको आंकड़े, मैंने तो इनको आंकड़े बताए सामाजिक क्षेत्र में सरकार कितना खर्च कर रही है। जी, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये उनका व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, लेकिन अगर ये न दिख रहा होता तो इतनी सारी यात्राएं हो गई। हाँ, और अरोड़ा यहाँ साहब तक पहुंच आए। आप लोगों ये को कैसे दरअसल हो क्या है, जितनी बात मैं समझ पाया प्रदीप जी की, कांग्रेसियों को जो है सियासी मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए नहीं दिखाई देता। हमें तिलक जी दिखती है बढ़ती हुई महंगाई, हमें दिखती है। हाँ। हमें दिखती है नफरत, महंगाई। सर हिमाचल और राजस्थान में 3-3 रुपए पेट्रोल कम कर देना चाहिए था, अगर महंगाई दिख रही है तो। प्रदीप जी, मैं आपके मध्य नहीं बोला, मैं इतना नहीं कह रहा बोलूंगा हूँ सर, क्षमा चाहूंगा, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आने के साथ ही 3 रुपया महंगा हो गया। राजस्थान में बहुत बड़ा कार्य हुआ है, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना सर। क्षमा चाहूंगा, मैंने बीच में टोका, अब नहीं टोकूंगा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तिलक जी, चर्चा इस बात की है कि बजट कैसा होगा, और मैंने पहले भी बोला पुराना अनुभव ठीक नहीं रहा, और जो आपने आंकड़े दिए सामाजिक क्षेत्र के, या तो हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, या तो हमारे चश्मे का नंबर ठीक नहीं है। मुझे लगता है जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति, जिस प्रकार से 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गई, ये छोटी बात नहीं है। अगर सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर धनोआ सही कह रहे हैं अरोड़ा जी। पहले तो चावला जी, अगर आपकी इजाजत हो, अरोड़ा साहब ने मेरे स्टाइल में बोलने की कोशिश किया, तो मैं अरोड़ा भाई के लिए आज एक शेर पढ़ देता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। काली घटा छटने वाला है, सुबह सूरज आस का उजाला लेकर निकलने वाला है। देखिए, यह जो बजट है ना तो ये इंडिया का है, ना तो ये भारत का है। चावला जी, ये बजट भारतीय का, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, आप देख रहे होंगे, आप देखिए, आप भली भांति आंकड़े लेके बैठते हैं, मैं भी आंकड़े लेके बैठता हूँ। मैं आज हमारा देश जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका कोशिश में सबसे ज्यादा जरूरी है टैक्स। जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं वो समय पर टैक्स दे रहे हैं, किसके वजह से? उन टैक्सों के पैसा से ही आप कुछ भी कह लीजिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है, तो लगाया जा रहा है ना। तो इस बजट में एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जैसे मैंने कहा ना सूत्रों से, कि 5 लाख तक का छूट होने वाला है। इससे उन लोगों को भी दिक्कत होगा जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि 20 लाख लोग नीचे हैं। अभी तो आंकड़े चल रहे ना, कुछ चीजें बिहार में जनगणना हो रही है, जाति जनगणना, पता चलेगा ना कि किन लोगों को लाभ मिलना चाहिए सरकारी, और कौन लोग जबरदस्ती सरकारी लाभ ले रहे हैं। रही बात, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारी बहन बैठी हुई है, इन्होंने कहा इनके नेता अब तक में, केजरीवाल साहब, अगर बजट कुछ ऐसा इनको अंदेशा होता ना तो तांडव करने लगते, क्योंकि तांडव करने का उसका अपना एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो हमेशा दिल्ली में कहता है कि मैं 20,000 करोड़ की बजट को 78,000 करोड़ पर ले आया। लेकिन भारत सरकार जो है ना, वो प्रति साल, मैंने कहा पिछले साल का आप देखिए, मेक इन इंडिया जो कस्टम ड्यूटी हाइक, उस पर फोकस कर रही है निर्मला सीतारमण। नहीं करता है, ये मुख्यमंत्री हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कम से कम हमें भाषा का। हिंदी का पेपर है क्या? ये कोई हिंदी का पेपर है? उनको मैं सम्मान दूंगा, मैं क्यों सम्मान दूंगा उनको? क्यों सम्मान दूंगा मैं उनको? कौन ऐसा काम कर दिया उन्होंने? सम्मान के लायक कोई काम किया क्या? चुने हुए प्रतिनिधि आप इस तरह की बात कर रहे हैं धनोज। मैं अजीब बात करते, उसको मुझे सम्मान देना चाहिए। मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, मेरे लिए तो स्टूडेंट होगा, उम्र में मैं बड़ा हूँ,
हाँ, ठीक है, आप व्यक्तिगत चले गए। खैर शर्मा जी, संगीता जी जरा जवाब दे रही है जल्दी से। आप इतना व्यक्तिगत चले गए धनुष जी। नहीं, व्यक्तिगत सम्मान किसको दिया जाता? कोई अनोखा काम किया है क्या? आज दिल्ली स्वर्ग हो जाता है। बजट का जिक्र हो रहा है, केजरीवाल जी को घसीट लाए बीच में। घसीट कैसे लाऊंगा मैं? अगर बजट खराब होता, अंधेरा होती माय डियर चावला जी, तब तक पूरे आम आदमी पार्टी सड़कों पे होता, जाम हो जाता, बीजेपी के और मोदी सरकार के हाय किनारे लग जाते। इसलिए चुप बैठे हुए क्योंकि उनको भी तौर से पता है कि बजट बहुत सुंदर और भारतीयों का बजट आने वाला। 59,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और माननीय मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 100,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। तो आप देखिए कि देश को किस तरफ ले जाया गया है। तो चकाचौंध की दुनिया में रहना और धरातल पर बैठ करके बात करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो चकाचौंध से भी बाहर निकलना पड़ेगा और सही आंकड़ों पर भी गौर फरमाना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 करोड़ रोजगार की बात की और नहीं दिया तब भी हम ये मान लें। ठीक, संगीता जी एक ब्रेक ले रहा हूं, मजबूरन ब्रेक लेना है, फिर डॉक्टर धनोज के सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो बजट से आएंगे अच्छे दिन, कुछ ही घंटों के बाद पेश होने वाला है बजट। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ आंकड़ों का भी जिक्र सदन में अपनी बात रखेंगे। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। मसला बजट का है, कुछ ही घंटों के बाद बजट पेश हो जाएगा और पेश होने से पहले सियासी वार भी और पलटवार भी है। सीधा रुक कर रहे हैं। संगीता शर्मा जी, ब्रेक से पहले मैंने आपको बीच में रोक दिया था, टोक दिया था। डॉक्टर धनोज कह रहे हैं राजनीतिक मजबूरी है आप लोगों की, इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए तिलक भाई, यदि घर की महिलाओं की रसोई पर फर्क पड़ता है और वो विरोध करती हैं तो वो राजनीतिक मजबूरी नहीं है, वो सत्यता है। यदि 20,000 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं तो वो सत्यता है, वो मजबूरी नहीं है। जो आपने अभी कहा कि एक बड़ी खाई पूंजीवाद और गरीबी के बीच खाई होती जा रही है कि अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, तो इस खाई को पाटने का काम कौन करेगा? तो ये भी मजबूरी नहीं है, ये सत्यता है, इसलिए कहा जा रहा है। तो अब धनोज जी को ये लगता है कि ये मजबूरी है तो ये इनका अपना विचार हो सकता है। इनको ये भी पूछ लेना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने 100,000 करोड़ का कर्ज क्यों लिया? बाकी 14 प्रधानमंत्रियों ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। तो देखिए, नहीं डॉक्टर धनोज जी, वो तो प्रदीप जी बताएंगे, वो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो बीजेपी नेता नहीं है। नहीं, तो वो बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात करते हैं तो आश्चर्य होता है तिलक भाई कि वो राजनीति को देख करके बात कर रहे हैं या भाजपा के दूसरे प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं। कभी कभी मुझे ये लगने लगता है। देखिए, बजट की बात चल रही है तो बजट सबको लेकर के आएगा, ये बहुत अच्छी बात होगी कि बजट ऐसा हो जो हर वर्ग को ध्यान में रख के आए। क्योंकि आपने तिलक जी अभी सामाजिक तौर पर खर्च के बजट की बात की, तो देखिए 100 स्मार्ट सिटी भी बनने थे इस देश में, उनके लिए भी बजट आया था। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चले गए, वो भी एक बड़ा सवाल है। आज अडानी जी, जिसने LIC और SBI का पैसा लगा, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था वो। एक गरीब व्यक्ति से लेकर के अमीर व्यक्ति तक उस जगह पर अपने धन को संचित करने के लिए रखता है आने वाले वक्त के लिए। तो इन सारी चीजों के विषय में भी सोचना पड़ेगा। केवल दिखावा इस तरह से कि 15 लाख खाते में। डॉक्टर धनोज वेट करना चाह रहे जल्दी से, फिर मैं प्रदीप जी और अजय जी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, मैं ये भी कह देना चाहता कि मैं दिल्ली का वोटर भी हूँ। अभी आपने भी आवाज उठाया था ना, वोटर मालिक होता नेता का, नेता नौकर होता वोटर। और इनके पार्टी को मौका मिला था दिल्ली में, ये भी जो गरीबी की दुहाई दे रहे हैं, तो इनके ये सोचना चाहिए कि दिल्ली को ये स्वर्ग बना देते, दिल्ली के गरीबी रेखा से जूझने वाले लोगों को ये उभार कर ले आते। तो मुझे समझ नहीं आता, इनको मौका नहीं मिला क्या? ऐसे बोल रही है जैसे बेरोजगार है। अरे दिल्ली गवर्नमेंट पर इनका शिकंजा है, दिल्ली गवर्नमेंट इनके हाथों में है। दिल्ली में भी गरीबी रेखा में आंकड़े बता देता आपको, और 1% भी अगर गरीबी बिठाने का काम कर देती है आम आदमी पार्टी, तो मैं तारीफ करता आपके चैनल के माध्यम से। दुर्भाग्य है चावला जी कि ये लोग फिर विरोध करते हैं। मोदी जी का मैंने कहा ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत क्या है? आप खुद देख लीजिए, कौन इसमें आत्मनिर्भर हो रहा है? गरीब ही तो निर्भर हो रहा है। मोदी जी चिंतित है, ये मुझे अभी थोड़ी देर में क्या से क्या बना दिया। इनको ये पता होना चाहिए, सत्य बोलने वाले लोग आंकड़े लेके बैठते हैं। इस दिल्ली सरकार का भी आंकड़ा मेरे पास है कि बजट बहुत है लेकिन गरीबी रेखा नीचे। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं मोदी जी कर दूं, मोदी जी ने कोशिश किया है और इस बजट में वो है, सुनारा भी है, लाभदायक भी है बजट। सवाल भी पूछ लीजिएगा, 100,000 करोड़ का कर्ज किस लिए लिया? फिर इतनी बड़ी उपलब्धि और अडानी जी को इतना
आगे ओके, पहुंचाने ओके। की कोशिश करें इस तो बजट में साथ दिल्ली का भी भला है। ओके, सबका भला है, हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, है? बिल्कुल तिलक भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास केवल मित्रों का ओके, होगा, ओके, सबका ओके, नहीं होगा, ओके। डॉक्टरों से। ओके बजट प्रदीप को जी, लेकर पक्ष विपक्ष का प्यार बना रहे। हाँ हाँ, ठीक ठीक, डॉक्टर धनोज जी, ओके। प्रदीप जी, कुल मिला के इस बजट से अच्छे दिन आएंगे जो अब तक नहीं आ पाए, अकॉर्डिंग टू संगीता शर्मा और अजय अरोड़ा साहब। ये बात इसलिए, क्या सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल से राहत, महंगाई कम होगी, नौकरी मिलेगी, आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे? किसानों की निश्चित आय तौर दोगुनी पे होगी। चावला साहब, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये जो लोक लुभावन बजट होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार का कोई भरोसा नहीं होता है। राष्ट्र प्रथम है। आपने कई सारे सवाल एक वाक्य में पिरोए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए सारी चीजें आवश्यक हैं और देश की प्रगति के लिए, या जब व्यवस्था परिवर्तित होती है, या जब सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, तो निश्चित तौर पे लोगों को तकलीफ होती है। जो कंफर्ट जोन में रहे हैं, जिनको ट्रांसपेरेंसी न होने के कारण अकूत लाभ, अकूत फायदा हुआ है, निश्चित तौर पे वो आवाज करेंगे ही। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी संवैधानिक अधिकार है आवाज करने का, तो सिलेंडर वो की, आवाज करेंगे। नहीं, सिलेंडर के बढ़े हुए रेट तो सर वो तो आम जनता पर है ना, किसी व्यक्ति विशेष पर तो नहीं है ना, वो तो आम जनता भुगत रही है कि नहीं? पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो तो हम लोग दे रहे हैं, अगर क्रूड ऑयल की कीमत अगर सबसे निचले स्तर पर जाने के बावजूद भी, और देश के पेट्रोलियम मंत्री उस वक्त जो है अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, कम करने की बात नहीं कर रहे, कि मैं गलत बोल रहा हूं? सर मैं आपके सामने, चूंकि मैं ये स्काइप से आपसे कनेक्टेड हूं, तो मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो गैस के दाम है या जो पेट्रोल के दाम है, आप अगर डेटा उठा करके देखेंगे तो कितने थे और कैसे थे और अभी की स्थिति क्या है। अगर आप उधार लेकर के घी खाते रहेंगे तब तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खा तो पाएंगे। 2014 से पहले आप कैसे, आपके पास क्या फॉर्मूला था कि पेट्रोल 35 रुपए बोल रहे थे आपके समर्थक, और 2014 से पहले गैस सिलेंडर जो है वो आप 11 दिसंबर 2013 को दिल्ली में जो गैस का दाम था 1021 रुपए था जी, जो 1100 रुपए तक पहुंचा था, 1021 रुपए था जी दिल्ली में 2013 में 11 दिसंबर को। ठीक, और अभी 19 मई 2022 को जो दिल्ली में रेट था वो 1003 रुपए था। अगर इस डेटा पे किसी को संशय हो तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, मैंने 3 बार चेक करके आपके सामने ये डेटा चेक किया है। आपके माध्यम से वो लिंक भी मैं दे सकता हूं, जो कि एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसने ये डेटा प्रस्तुत किया है। तो अब बताइए 2013 और 2023 बीच में घटा 900, 600 और फिर उसके बाद 500 भी। 1 मार्च 2016 को 513 रुपए भी थे दिल्ली के दाम। अब मुझे उसी वेबसाइट से एक आंकड़ा और बता सकते हैं सर, जो क्रूड ऑयल जो है उसके दाम कितने थे और कितना हम पेट्रोल डीजल पर दे रहे थे, और आज मौजूदा स्थिति में कच्चे तेल के दाम कितने और हम कितना दे रहे हैं, उस वेबसाइट में है सर? जी निश्चित तौर पर प्लीज बताइए। उस वेबसाइट पर जाने की जरूरत ही नहीं। आप ऑयल बॉन्ड नाम का कोई खबर सुनी है आपने? ऑयल बॉन्ड जारी हुआ था पिछली सरकारों में जी, ऑयल बॉन्ड जारी हुआ था ना जी, ऑयल बॉन्ड जारी हुआ था। 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रही है सरकार, और सरकार ने अभी आश्वासन भी दिया है। लिंक में सर एक और भी आंकड़ा होगा कि इस साल तेल कंपनियों को कितना फायदा हुआ सर? 5 सेकंड रुक जाइए, 5 सेकंड रुक तेल कंपनियों को कितना फायदा हुआ सर, वो भी बताइए। जिन परिस्थितियों में देश को सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, जिन कूटनीतिक प्रयासों से और सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, उससे भी थोड़ा देखा जाना चाहिए। सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार प्रतिबद्ध है कि ये देश की जनता को, ये आने वाला लोक लुभावन बजट में बार बार रिपीट कर रहा हूं कि लोक लुभावन बजट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए बजट होगा। और जब सरकार गंभीरता से काम करती है तो प्रत्येक नागरिक के लिए करती है, किसी एक छोटे छक्के या किसी एक ग्रुप के लिए नहीं होती है। मोदी जी के जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उसमें यह नहीं पूछा जाता कि आपने हमें वोट दिया था कि नहीं दिया था, वहां सबको बराबर मिलता है। तो मैं आपको इन कथनों का जो मूल चूल में बताना चाहता हूं कि ये सभी के लिए बजट होगा, अजय अरोड़ा साहब, बजट नहीं। अजय अरोड़ा साहब,
क्या होना चाहिए बजट का मुख्य बिंदु, क्या होना चाहिए, क्या हो? बिल्कुल तिलक जी, उत्तर नहीं मिला। प्रदीप जी ने बड़ी सफाई से बात कह दी, उत्तर नहीं दिया। आपने क्रूड ऑयल का रेट पूछा और वैसे क्या रेट है, पेट्रोल डीजल क्या होना चाहिए, गैस सिलेंडर की बात की, उन्हें सफाई से बच के उदाहरण दे दिया 2013 का। मेरा कहने का मतलब यह तिलक जी, क्यों झूठा आंकड़ा थोड़ी ना दिया उन्होंने? नहीं मैं बताता हूँ, अगर क्रूड ऑयल क्या का गलत रेट, बोला उन्होंने? सही तो कहा कि 1021 रुपए का सिलेंडर था। बिल्कुल सुनिए सुनिए, उसके बाद उससे पहले जहां जहां जब सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल डीजल की मार, ये नारा था भारतीय जनता पार्टी का जी। आज कहाँ है? आज कहाँ है? जिस नारे की ये बात होती थी कि हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की मार, जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो रेट स्वाभाविक है कि महंगा होगा, लेकिन जब रेट कम हो गया पीछे से तो दाम ना ना कम ना ना होने ना लगे। ना 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 अजय अरोड़ा साहब, मेरे साथ नहीं खेल सकते आप। जी आप राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए देखिए, हाँ ना ना, आप बताइए ना, जरा बताइए ना दर्शकों को, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं ना। जब देखिए, केंद्र में थे तब 1021 का सिलेंडर दे रहे थे दिल्ली में। आज आप राजस्थान में कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा, तो ये अर्थशास्त्र है या वोट शास्त्र है, ये भी तो मुझे बताओ। देखिए, अगर कोई राज्य, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, टीम खेलती है, अकेला प्लेयर नहीं खेलता। अगर हिंदुस्तान को जोड़ना है, मोतियों को जोड़ना है, तो हमें राज्यों को अलग नहीं करना पड़ेगा। सर, अगर कोई आप राज्यों को अलग कर रहे हैं, अपने जो राज्य जहां पर चुनाव है तो वहां 500 रुपए का सिलेंडर देंगे आप। अभी वो भी जो है आप जो है वित्तीय वर्ष में देंगे, अभी तो आप नहीं दे रहे ना। 500 रुपए का सिलेंडर वहां देंगे, हिमाचल में दे दीजिए 500 रुपए का सिलेंडर। तिलक जी, हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है सर है। जहां तक अब आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही कहा था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ, जो अब जो कल बजट आने वाला है कुछ घंटों बाद, तो आपके हिसाब से पेट्रोल डीजल के पैसे दाम कम नहीं होने चाहिए, रोजगार नहीं मिलना चाहिए, जो 20 करोड़ की आबादी जो गरीबी की रेखा से नीचे आई वो उसे उभारना नहीं चाहिए। ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। हम सिर्फ ठीक। राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपने राज्यों का उदाहरण दिया। प्रदीप सिंह जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर संगीता जी और धनोज जी आपके पास आ रहा हूं। चावला साहब, बीच में पता नहीं नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम, अगर आप सवाल दोहरा देंगे तो मैं निश्चित जवाब दे दूंगा। वो कह रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोगों को उभारना चाहिए कि नहीं उभारना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वो कह रहे हैं इस पर जवाब देंगे या नहीं देंगे बीजेपी नेता। कुल मिलाकर बजट यही है। निश्चित तौर पे देखिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए और हो भी रही हैं। सुरक्षा भी आवश्यक है, स्वास्थ्य भी आवश्यक है और प्रगति भी आवश्यक है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन सब पे काम कर रही है। किसी एक को दबाना कि या किसी एक के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना मोदी जी के शगल नहीं है। सबका साथ और सबका विकास हमारा 2000 तब से नारा, और हम उस पर दृढ़ता से काम कर रहे हैं। प्रगति, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा अरोड़ा साहब जल्दी से लेकर के आए। और देखिए, इंदिरा जी भी गरीबी हटाने का नारा दे रही थी, राजीव जी ने भी दिया और मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। मतलब इतने वर्षों में ये चलता रहा, लेकिन हमने उसको करके दिखाया। गरीबी उन्मूलन हुई है, प्रगति आई है। सर, फिर वो कौन है 20 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे चले गए? हर गांव तक बिजली पहुंची है। और 20 करोड़ की जो बात हो रही है आने वाले जल्दी इसी के समय में, जैसे कि तो फिर वो कौन है जिसे आप 80 करोड़ जो है फ्री में राशन दे रहे हैं? सर, आपदा आई थी, उसमें अगर 80 करोड़ को राशन दिया गया, आपदा तो खत्म हो गई सर। आप ही के सांसद बोल रहे थे सदन में खड़े होकर फ्री फंड का राशन। सर, सरकार अगर वो फ्री फंड का राशन ना दे उस पर भी सवाल करेगा विपक्ष, और दे रही है उस पर भी। देखिए, वो फ्री फंड का राशन नहीं है, वो सरकार के एलोकेशन है, उसमें सर ये आपके सांसद ने कहा था, निशिकांत दुबे जी ने कहा था सदन में खड़े होकर, फ्री फंड का राशन, इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्री का राशन अगर आप उसको कटाक्ष के रूप में लेते हैं तो वो आप स्वतंत्र उसको लेने के लिए। नहीं प्रदीप जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरकार का एलोकेशन है, सरकार ने सभी का ध्यान रखते हुए। देखिए, बहुत बड़ी आपदा आई थी, विश्व के बहुत से देश अभी तक उबर नहीं पाए हैं। आप देखिए सर, आप जरूर खबरों को देखते होंगे कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे कहीं ज्यादा होते थे,
बड़ा उनका पर्चा बांटा जाता था कि जी हमसे छोटे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स और पता नहीं कौन कौन से इंडेक्स में वो हमसे आगे हैं। आज उनकी हालत आप देख लीजिए। एक सेकंड सर, एक लाइव में कमेंट आया है, तिलक चावला जरा तुम ही बताना कि बजट का मतलब क्या है, ठीक, और विकास का मतलब क्या है, ठीक, अभी अंत में। लेकिन डॉक्टर धनोज जल्दी से आप, फिर संगीता जी आप। डॉक्टर धनोज, सवाल क्या आपका? सवाल यही है कि अच्छे दिन आएंगे, प्रदीप जी कह रहे हैं, अरोड़ा जी कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आएंगे, 8 साल से देख रहे हैं यही वादा यही नारा। नहीं, देखिए, जो पॉइंट संजीदा का है चावला जी, उस पर सभी दल को जरूरत है सोचने की। जैसे राज्य मजबूत होगा तो केंद्र जब बजट लाएगी तो वो बहुत ही सुंदर बजट है। मैंने हमेशा आपके साथ में डिबेट करता हूँ, मुझे पता आप आखिरी के साथ बैठते हैं, मैं भी बैठता हूँ। सवाल यह है कि जो राज्य सरकार है, अलग अलग राज्य है, क्योंकि हमारे देश में जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर राज्य मजबूत होगा तो केंद्र का बजट और मजबूत आएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है क्योंकि हमारे यहाँ भारत में सब लोग अपनी चीजों को देखता है कि हम कितना महान नेता हो गए, लेकिन सवाल होता है जो गरीबी, क्योंकि पहले राशन के लाइन में लोग महीने भर लगता था तब जाके राशन मिलता था। तो अच्छे दिन को आप परिभाषित नहीं कर सकते, अच्छे दिन तब आएगा। समझ में आया अरोड़ा जी? जब फ्री मिलेगा। नहीं नहीं, क्या गलत बोल रहे हैं आप लोग? राशन की लाइन में खड़े होते थे, वो कह रहे हैं। अरोड़ा जी से पूछिए, भाभी को फोन कर ले या जो भी घर में उनको फोन कर ले कि गैस के लिए आज बुकिंग होता था, 3-4 महीने बाद आता था कि नहीं, पूछिए ना उससे। मेरे भी घर में यही होता था, पूछ लीजिए, संगीता बहन से पूछिए ना, ये बताएंगी कि आज बुकिंग करते थे गैस का तो 3 महीने 4 महीने बाद में मर आता था। आज तो सेकेंडों में चुटकी फोन करिए गैस पहुंच गया। राशन के अब डिजिटाइज कर दिया है, कहीं का राशन कहीं ले दिए, मैं कहीं जाके राशन उठा सकता हूं। तो क्या ये अच्छे दिन नहीं है? लेकिन जब बात अगर आप करते गरीबी रेखा से नीचे का, तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर आने की भी जरूरत है, और वो तभी आएगा चावला जी जब भारत के संभावित लोग जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स भरे, क्योंकि उनके टैक्स से ही सरकार कई योजना लाती है, उस योजना को लागू करती है। बात तो बहुत बड़ी कही, टैक्स की आपने, मैं वही आंकड़ा देख रहा था, अब आपने जिक्र कर ही दिया तो फिर ये आंकड़ा एक और भी है प्रदीप जी, 64% जीएसटी जो है, जीएसटी जो है 64%, जरा ध्यान से सुनिएगा, 64% जीएसटी गरीब लोग भर रहे हैं। जिस जीएसटी पर हम लोग इतराते हैं, 64% जीएसटी गरीब भर रहा है। और सबसे अमीर, मैं क्यों भारत और इंडिया का जिक्र कर रहा हूं, सबसे अमीर 10% लोग, 10% लोग सिर्फ 3% जीएसटी दे रहे हैं। है कि नहीं प्रदीप जी? ये हैरान करने वाले आंकड़े। मैं इसी भारत और इंडिया का जिक्र कर रहा था सर। सुनिए चावला जी, मैं अर्थशास्त्र की जानकारी रखता हूं, लेकिन सीए या टैक्सेशन मेरा है नहीं, लेकिन मैं आपके इस बात का जवाब देता सर, मेरा गणित तो बहुत कमजोर है, मैं तो आम जनता के बीच में रहकर जो सवाल होते हैं मैं वही पूछता हूं, गणित मेरा बहुत कमजोर है, मैं तो सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं सर। मेरे को 1 और 1 11 करने नहीं आते, 2 और 2 5 करने भी नहीं आते। चावला साहब, गणित कमजोर होना कोई बुरी बात थोड़ी है, सारे गणितज्ञ थोड़ी यहाँ बैठे हैं, कुछ जनसेवक भी हैं, कुछ आप भी अपने हिसाब से जनसेवा कर रहे हैं, हम लोग तो जो है सेवक ही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जीएसटी वाला मैटर है, इसमें केंद्र सरकार का अकेले का वित्त मंत्री नहीं होता, राज्यों की जब बैठकें होती हैं तो उसमें राज्य के वित्त मंत्री भी आते हैं। और किन प्रावधानों में, देखिए ये तो कोई एक्सपर्ट ही क्लियर कर सकता है, जो कि जीएसटी या टैक्सेशन या कोई प्रैक्टिसिंग सीए हो वो बता सकते हैं हमसे, आपसे सभी से अच्छा। लेकिन मैं चूंकि मैं ज्यादा ऐसी अनर्गल टिप्पणी में करने में यकीन नहीं रखता जिसकी जानकारी ना हो, लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये जो जीएसटी के टैक्सेस आ रहे हैं, इससे भी देश के कल्याण के लिए काम हो रहा है और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति, आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उसको मुझे मालूम था अरोड़ा साहब हाथ खड़ा करेंगे, मुझे मालूम था। अरोड़ा साहब, मुझे मालूम है क्या बोलने वाले, आप बोल लीजिए पहले, आप फिर संगीता जी फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। प्रदीप जी को मालूम नहीं, जीएसटी के बारे में मैं बता दूं, पहले वैट हुआ करता था, मैं वैट कमेटी का दिल्ली का चेयरमैन था। जीएसटी के बारे में बिल्कुल आपने कहा, ठीक है, 64%
गरीब लोग जीएसटी दे रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट जितने भी हैं, वो 3% दे रहे हैं, 10% लोग। तो ये आंकड़े हैं। और जहां तक हम उम्मीद करते हैं, कल जब लाल किताब आए, मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, लाल कपड़े में लेडी जब लिपटी हुई किताब आएगी, उस किताब का जब पिटारा खुलेगा, उस ग्रंथ का, मैं ग्रंथ बोल रहा हूँ, कि लोगों के अनुकूल हो, देश के आवाम के अनुकूल हो, और जिस प्रकार से जीएसटी संगीता जी, देखिए तिलक भाई, आज कहते हैं कि जब कल का बजट आए तो वो किसान और जवान के लिए भी फायदेमंद हो। जिस तरह से आपने कहा कि 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान आज कमा रहा है, तो कितने दुख की बात है जब हम जय किसान का नारा देते हैं और उसके बाद इस स्थिति को देखते हैं। तो जब कल का बजट आए तो वो हर वर्ग के लिए अनुपूरक हो, ऐसा बजट आए, यही आशा करते हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक सवाल था, उस सवाल का उत्तर मैं दे देता हूं। आप सभी सरकारों के परिप्रेक्ष्य में, किसी एक सरकार के परिप्रेक्ष्य में नहीं। विकास का मतलब क्या है और बजट कैसा होना चाहिए? विकास का मतलब यह है कि अगर आप एम्स बना रहे हैं, अगर आप अस्पताल बना रहे हैं, अगर आप स्कूल बना रहे हैं, स्कूल को मॉडर्न स्कूल बना रहे हैं, अगर अखबार में विज्ञापन देकर जनता को यह बताना पड़े कि आपने अस्पताल बनाया, आपने स्कूल बनाया, आपने एम्स बनाया, तो वो विकास नहीं है। अगर मेरे क्षेत्र में अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, सड़क बनेगी, तो मुझे किसी के प्रचार की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो मेरे सामने ही है ना। अगर विज्ञापन देकर यह बताना पड़े संगीता शर्मा जी को कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, बजाओ ताली, तो वो विकास नहीं कहलाता। विकास वही जो देखा, जो महसूस किया, और बजट वही जो अटल जी की भी कल्पना थी। बजट का मतलब तब जब अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसको राहत मिले। और राम राज्य की कल्पना भी यही थी कि अमीरों से टैक्स लो और गरीबों में बांट दो। यह था राम राज्य। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, अरोड़ा जी आपका भी, और धनोज जी आपका भी। तो कैसा होगा बजट, कुछ ही घंटों के बाद साफ हो जाएगा। क्या वाकई आएंगे अच्छे दिन? मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।